बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप 8.1 को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे 8.1 के दोनों वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जिसके थ्रू हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, फिलहाल मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ही यूज़ होने वाला है। फिर बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनके साथ साथ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाती जाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है? हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो इस हॉरिजेंटल लाइन को ही स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब पासिंग थ्रू पॉइंट, अब वो गुजर रही है एक पॉइंट से। आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट भी दिया जाएगा और उसको हम कंसिडर करेंगे कि जो इसमें फर्स्ट नंबर है वो क्या है? x1 है, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है? y1 है। आगे क्या है? विद स्लोप, आपको स्लोप भी दी जाएगी और स्लोप को हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं? m कहते हैं। स्लोप m इज, आपको m भी दिया जाएगा और फिर आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और वो फार्मूला क्या है? आपने ऑलमोस्ट 8.2 में यही फार्मूला यूज़ करना है, तो ये फार्मूला आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। और फार्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप, और x माइनस x1। अब इसमें x1 कौन सा है? ये वाला है। y1 कौन सा है? ये वाला है। और y और x हमारे पास बचेंगे और इन्हीं के हमारे पास आंसर आएंगे। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है तो उसमें हॉरिजेंटल लाइन पढ़नी है। ऐसे ही है, हॉरिजेंटल लाइन जब भी हमारे पास आती है तो उसकी स्लोप क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और वो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास मैंने हॉरिजेंटल लाइन बनाई हुई है। अब स्लोप हमारे पास कैसे होती है? ऐसे, ये ऐसे ही होती है ना। अब ये स्लोप इस तरह। अब आप देखें कि जब स्लोप बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो क्या उसके अंदर स्लोप रहेगी? स्लोप तो इस तरह की कंडीशन में होती है ना। अगर सीधी लाइन लग जाए तो क्या उसके अंदर स्लोप वाली शेप रहती है? नहीं। तो इसका मतलब है कि हम स्लोप कंसिडर करेंगे कि वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इसी तरह अगर हम फॉर्मूले से समझना चाहें तो वो क्या है कि m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री। आपने फॉर्मूला पढ़ा था m का, स्लोप का। तो अगर आपके पास tan 0 डिग्री होता था तो आंसर हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे, और उसका आंसर हमारे पास क्या आया था? 0 ही आया था। और उसके लिए फार्मूला अगर यूज किया जाए तब भी उसका आंसर 0 आता है, और अगर हम प्रैक्टिकली उसको समझना चाहें तब भी हमारे पास 0 ही आंसर आता है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले आपको बताती चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट बॉक्स में हर वो क्वेश्चन पूछा करें जो आपके जहन में अभी इसी वक्त आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहले पढ़ लेते हैं, समझते हैं, और फिर हम लोग इसके पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस पासिंग थ्रू। जैसा कि अभी हमने हॉरिजेंटल लाइंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और वो पास थ्रू कर रही है, किससे कर रही है। अब आपको ये इसके आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या हैं? 2 और 3। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास पॉइंट्स दिए जाएंगे तो वो किसकी फॉर्म में होंगे? x1 और y1 की फॉर्म में। तो हम लेट करेंगे कि जो 2 है वो क्या है? x1 है, और जो y1 है वो क्या है? 3 है। ऐसे ही है। अब हम इस फार्मूले को देखेंगे। तो ये फार्मूला मैंने लिख लिया है। ये वो फार्मूला जो मैंने अभी आपको समझाया, और उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि m आपके पास क्या है? 0 है। आपकी स्लोप क्या है? 0 है। तो इसको देखते हुए हम इसको सारी इसके अंदर पुट करेंगे, यानी कि y हमारे पास नहीं है। मैंने x1 और y1 का कॉन्सेप्ट आपको दिया था, तो अब y हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमारे पास y में कुछ भी नहीं है। y माइनस y1 क्या है? 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 3 इज इक्वल टू m क्या है? 0, x क्या है? कुछ भी नहीं, x लिख लेंगे ऐसे ही। x1 क्या है हमारे पास? 2, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब x माइनस 2 पूरा का पूरा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है आंसर 0 ही आएगा, और y माइनस 3 आपके पास यहाँ पे आ गया।
अब आपने क्या करना है, y इधर ही रहने देना है और -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्या, y = 3। आपने इन चारों पार्ट्स में y का आंसर लेके आना है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अब हम अपने फर्दर पार्ट्स को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसी तरह ये सेकंड पार्ट के रूल्स हैं, सेम वही फार्मूला यूज होगा, y - y1 = m x - x1। अब x1 हमारे पास क्या है, 8 है, और y1 हमारे पास क्या है, 0, और m क्या है, 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y - y1 क्या है, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 = m हमारे पास 0 होता है, x हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, और x1 हमारे पास क्या है, 8। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 8। अब देखें y - 0, यहाँ पे y बचेगा = 0, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आया, y = 0। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया, -5 और -9। तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे, y - y1 = m x - x1। अब इसमें x1 और y1 क्या है, x1 है -5 और y1 क्या है, -9। तो हम इसको देखते हुए इसके अंदर पुटिंग करेंगे। y हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम एज इट इज लिखेंगे, y1 -9 आया, तो मैं -9 को ब्रैकेट के अंदर डालूंगी। और ऐसा क्यों करूंगी, क्योंकि दो साइंस कभी भी एज इट इज एक जगह पे नहीं आ सकते। इसी तरह m = हो गया 0 के, x हमारे पास नहीं था तो हमने एज इट इज लिख दिया, -x1 क्या है हमारे पास, -5, तो ये मैंने लिखा -5। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, x + 5, और ये हो गया हमारे पास 0 = y - +9, और 0 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या बचा है, y + 9, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास y के किसके इक्वल आया, जब ये +9 उधर जाके -9 होगा तो हमारे पास y का आंसर आएगा, और वो क्या आएगा, -9। इसी तरह फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दो x1 और y1 दिए गए हैं। x1 क्या है, -3/2, और y1 क्या है, -5/2। तो सबसे पहले तो वही फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, y - y1 = m x - x1। ये फार्मूला था। अब m था हमारे पास 0, हमने वो यहाँ पे पुट किया, और हमारे पास क्या था, x1 किसके इक्वल है, ये है -3/2। इसी तरह आगे आते हैं। आगे हमारे पास y - y1 किसके इक्वल है, ये है, तो ये है -5/2। ये 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, एट द एंड आपके पास आएगा 0 ही। तो y + 5/2 ऐसे ही है। अब क्या आएगा, y = ये +5/2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5/2। तो एट द एंड आपका जो आंसर आएगा y का, वो क्या आएगा, -5/2। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस पासिंग थ्रू। अब पासिंग थ्रू किससे हो रही हैं, वही 1 और 5, इसी तरह आपको x1 और y1 दिए गए हैं, लेकिन हॉरिजेंटल लाइन की जगह किसकी बात की गई है, वर्टिकल लाइंस की। तो इसका भी हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन के बारे में लिखा है कि वर्टिकल लाइन हैज़ अ स्लोप m = tan 90 डिग्री और अनडिफाइंड। ये जो साइन लिखा हुआ है ना, ये किसका है, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड किसके इक्वल होता है, 1/0 के इक्वल होता है। अब 90 डिग्री की जो स्लोप हम लोग देखते हैं वो किस तरह होती है, ऐसे होती है, ऐसे ही है। और अगर हम लोग सीधी स्लोप बनाएं, यानी कि स्ट्रेट लाइन लगाएं, एक इस तरह की नहीं, हॉरिजॉन्टल की नहीं, वर्टिकली लाइन लगाएं इस तरह, तो फिर हमारे पास वो एंगल किसका बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब जब हम tan 90 डिग्री लेते हैं, अपने कैलकुलेटर पे चेक करें तो देखिए आपके पास क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं कैलकुलेटर पे tan 90 लिखती हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास आंसर आता है मैथ एरर। इसका मतलब है ये यहाँ पे अनडिफाइंड हो चुका है, इसका आंसर नहीं आ सकता। आप किसी भी कैलकुलेटर से देखेंगे तो आपका मैथ एरर ही आएगा। इस तरह हमें पता लगा कि जो अनडिफाइंड है
वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 0 के। आपने अनडिफाइंड नहीं लिखना, ये साइन नहीं डालना, आपने 1 डिवाइडेड बाई 0 लिखना है। एंड लाइन इज पासिंग थ्रू, वही आपको जो दो डिजिट्स दिए जाएंगे उसमें से एक x1 होगा और दूसरा क्या होगा, y1 होगा। फार्मूला आपने यही यूज करना है। बस m जो है उसमें यहाँ पे जो उसकी स्लोप थी वो 0 के इक्वल थी, और यहाँ पे जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, tan 90 के इक्वल है, और वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 0 के। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला पार्ट आपको दिया गया है 1 और 5। अब इसमें से 1 क्या है, x1 है, और 5 क्या है, y2 है, ऐसे ही है। अब फार्मूला क्या था हमारे पास, y माइनस y1, वही फार्मूला आपने लिखना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसमें पुटिंग करते हैं, m किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 0 के, तो वो भी लिखेंगे y माइनस y1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो ये यहाँ पे आया 5 इज इक्वल टू m हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 0 के इक्वल था, और हमारे पास x नहीं था, हमने एज इट इज लिखा, x1 किसके इक्वल है, 1 के, तो ये यहाँ पे आया 1। अब आगे करते हैं इसको। अगर हम इस 1 को, 1 तो जाहिर है इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 को हम क्या करेंगे, y माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ। अब देखेंगे कि अगर 0 को y माइनस 5 पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जाहिर है 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 1, अगर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई आएगा होगा तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस 1, यही आएगा। ये पूरा इसके सब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है x माइनस 1 नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो x को फिलहाल हम इधर ही रहने देंगे, और -1 को इधर लाके क्या कर लेंगे, +1 कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास x का आंसर आया है वो क्या आया है, 1। तो इसको जब मैं अरेंज करके लिखूंगी तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि x इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास x का आंसर आ चुका है। सेम आपने इसी तरह यही रूल्स अप्लाई करते हुए सेकंड पार्ट को भी करना है, जो कि हमारे पास क्या है, 9 एंड 6। तो 9 क्या है हमारे पास, x1, और 6 हमारे पास क्या है, y1, ऐसा ही है। और फार्मूला हमारे पास क्या है, वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसमें पुटिंग करते हैं, तो y हमारे पास नहीं है, हम इसको एज इट इज लिखेंगे, y माइनस y1 क्या है, 6, तो ये आया 6 इज इक्वल टू m, हमने क्या बताया था, 1 डिवाइडेड बाई 0 अपना क्लियर किया था, और जो x है वो ऐसे ही रहेगा, माइनस x1 क्या आया है, 9। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने सेम जैसे 0 को पहले इधर लेके गए थे, मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही इसको भी लाना है। तो 0 y माइनस 6 इज इक्वल टू 1 x माइनस 9। अब ये जब इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल क्या आंसर आएगा, x माइनस 9। x को फिलहाल पॉजिटिव रहने के लिए हम इधर ही रहने देंगे, और माइनस को इधर लाके क्या कर देंगे, +9। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका -4 एंड -7। इसमें भी ऐसे ही होगा, x1 ये होगा हमारे पास, और y1 यही होगा, और इसके बाद फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। हमारे पास m क्या था, 1 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड, हम वो भी लिखेंगे यहाँ पे। तो y माइनस y1 क्या है, -7, इसको ऐसे ही लिखा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0, x एज इट इज लिखेंगे, माइनस x1 क्या है, -4। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। अब हम इसकी जो माइनस के साइन है पहले उनको चेंज कर लेते हैं। 1 इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 0 y माइनस माइनस +7 इज इक्वल टू 1 x माइनस माइनस +4। आगे आते हैं, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल 0 ही आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x +4। अब ये x +4 आपके पास आ चुका है, +4 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आया है, -4। इसी तरह आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास x1 क्या दिया गया है, x1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आया x1 और y1। फार्मूला क्या है हमारे पास,
वही y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब हम y को एज इट इज लिखेंगे और माइनस y1 क्या है 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0 x माइनस x1 क्या है 1 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 0 इधर आके सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। फाइनल एट द एंड आएगा 0 ही 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब ये देखें यहाँ पे क्या आ जाता है 0 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। x इधर ही रहेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो फाइनल जो x का आंसर आएगा वो क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है। मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर इसको देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपने इसकी इक्वेशन जो है उसको इन फॉलोइंग जो आपको दी गई है इंफॉर्मेशन, इनके थ्रू आपने इसकी इक्वेशन को फाइंड करना है। और आपको हमने इंफॉर्मेशन दे दी है और इसके थ्रू आपने करना है। तो पहले हम इस यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। एक तो स्लोप है वो हमें पता है m इक्वल होता है और स्लोप हमें ये भी पता है किस तरह की होती है। अब इंटरसेप्ट किस तरह का होता है। अब इंटरसेप्ट ऐसा होता है, ये देखें इंटरसेप्ट जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा किससे c से। रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, जैसे हम स्लोप के लिए m का सिंबल को यूज़ करते हैं इसी तरह इंटरसेप्ट के लिए हम c को यूज़ करते हैं। और इसमें दो तरह के इंटरसेप्ट होते हैं, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट में ये होता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज है ना, फॉर एग्जांपल आपको -6 दिया गया है x इंटरसेप्ट के लिए, तो इसका मतलब है कि x की जगह आपने -6 लिखना है और y की जगह आपने क्या लिखना है 0 लिखना है, क्योंकि x इंटरसेप्ट में y का कोई काम नहीं। इसी तरह y इंटरसेप्ट अगर आपको दिया जाए तो आपने y की जगह वैल्यू लिखनी है, x की जगह नहीं लिखनी, वहां पे क्या लिखना है 0। अब ये मैंने एक शेप भी बनाई हुई है, इस शेप से आपको पता लग जाएगा इंटरसेप्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको दो इस तरह की एक y की लाइन दी है और एक x की लाइन दी है। अगर इसमें से एक चीज़ एक लाइन क्रॉस करके जाती है तो वो हम क्या कहेंगे कि ये इंटरसेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा जो एरिया है ये किसके इंफॉर्मेशन को कवर कर रहा है, इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन को। अब आते हैं फॉर्मूले की तरफ कि हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो जैसे हमने स्लोप के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है इसी तरह इंटरसेप्ट के लिए और स्लोप के लिए जब दोनों आ जाते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और वो क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा जब हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों दिए जाएंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। फिलहाल फर्स्ट पार्ट में तो हमें यही दिया गया है कि स्लोप आपके पास 2 है और इंटरसेप्ट आपके पास क्या है -3 है। आगे वाले क्वेश्चन में ये थ्रू का यूज हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इसके लिए क्या करना है। फिलहाल हम स्लोप और इंटरसेप्ट के लिए जो फॉर्मूला हमने देखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो यूज करेंगे। तो फॉर्मूला मैं लिख लेती हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये मैं लिख लेती हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे m क्या है c क्या है। मैंने आपको बताया था स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है m को और c किसको रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को, यही था ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या है m है और c क्या है इंटरसेप्ट। अब स्लोप आपको दी गई है और वो क्या है 2। आपने फाइनल जो आपके पास आंसर नहीं आएंगे ना वो किसके होंगे x और y के। तो इससे हमारी एक इक्वेशन बनेगी। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन बनानी है। तो y इज इक्वल टू m आपके पास क्या दिया गया है 2x प्लस c क्या दिया गया है -3, ऐसे ही है। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस और ये आया 3। अब हमारे पास याद रहे x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब x को पॉजिटिव रखने के लिए मैं 2x इधर ही रहने दूंगी, माइनस ये y इधर लेके आऊंगी तो ये आ जाएगा -y -3, इधर क्या हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचा। अब इसको जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके आऊंगी तो क्या आएगा 2x -y -3 इज इक्वल टू 0। इस तरह मेरे पास ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। आपने क्या करना है, सिर्फ स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज को
पुट करना है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, उसमें क्या है, थ्रू -5 7 विद स्लोप 4। अब जब भी आपके पास थ्रू आएगा ना, उसके आगे आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे और उन 2 नंबर्स में से याद रखिए कि जो पहला नंबर होगा वो किसका होगा, x1 का होगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो y1 का होगा। तो x1 और y1 हमेशा आपको थ्रू के बाद दिए जाएंगे और फिर आपको उसके साथ एक स्लोप दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पे स्लोप दी गई है विद स्लोप 4, आपको स्लोप दे दी गई है और इसके थ्रू आपने ये वाला फार्मूला नहीं यूज करना जो हमने स्लोप और इंटरसेप्ट के लिए यूज किया था। ये आप तभी यूज करेंगे जब आपको स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होंगे। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आती है तो आपने वही फार्मूला यूज करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया है, और वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसमें से x1 और y1 आपको पता है, मैंने अभी बता दिया था क्या है, x1 -5 है और y1 क्या है, 7 है। तो इधर हम पुटिंग करेंगे, y आपके पास नहीं है तो आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस y1 क्या है, 7, ये 7 लिखा, इज इक्वल टू m क्या है आपके पास, स्लोप 4 है, x माइनस x1 क्या है, -5। अब हम इसको ओपन करके इक्वेशन बनाएंगे, तो ये y माइनस 7 इज इक्वल टू 4 x माइनस माइनस प्लस 5, 4x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5 4s आर 20 इज इक्वल टू y माइनस 7। अब ये सारा कुछ मैं इधर ले आती हूँ तो ये आ जाएगा 4x प्लस 20 माइनस 7, इधर आके प्लस 7 हो जाएगा, और ये y इधर आके माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो अब 0 को मैं लास्ट पे लिखूंगी और इधर इसको मैं ले आऊंगी ताकि मेरे पास इक्वेशन ठीक तरीके से बन जाए। तो ये क्या आ जाएगा, 4x माइनस y, x की वैल्यू लिखेंगे, मतलब पहले x का वेरिएबल लिखेंगे, फिर y, और फिर आपके पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, प्लस प्लस प्लस, और ये आ गया 20 प्लस 7 27, तो ये प्लस 27 आपके पास आ गया और ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। अब जैसे मैंने आपको ये वाला समझाया ना, इसी तरह हमारे जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो काफ़ी इसी तरह के हैं, तो हमने सेम यही वाले रूल्स अप्लाई करने हैं। तो अब हमारे पास सेम वही रूल्स हैं क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, थ्रू आ गया, थ्रू 4 माइनस 5, x1 और y1 क्या है, हमारे x1 और हमारे पास 4 है और y1 क्या है, -5 है, और स्लोप हमारे पास क्या है, विद स्लोप 0, स्लोप क्या है आपके पास, 0 है। सेम वही फार्मूला पहले लिखेंगे, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो y माइनस y1 क्या है, -5, ब्रैकेट में डालेंगे, इज इक्वल टू m हमारे पास 0 है, x माइनस x1 क्या है, 4, 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा, 0 इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब आपने इसको एज इट इज रहने देना है, यानी कि आपके पास जो आंसर है वो यही है, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपने इसमें y का आंसर नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि आपको फाइंड करने के लिए दी गई है इक्वेशन, आपने किसी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है और इक्वेशन की शेप इसी तरह की होती है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास थ्रू -2 एंड 9। -2 और 9 क्या हो गए, x1 और y1, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। इसी तरह आगे क्या है, विद स्लोप अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 0 ही होता है ना, आपने वही 1 डिवाइड बाई 0 यहाँ भी यूज करना है। तो चलें इसको आप करते हैं, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये लिखा। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं, तो ये y माइनस y1 क्या है हमारे पास, 9, तो ये 9 लिख दिया, इज इक्वल टू m हमारे पास क्या था, 1 डिवाइड बाई 0 क्योंकि अनडिफाइंड है, और x माइनस x1 क्या है, -2, 1 इसके साथ रहेगा, 0 इधर आ जाएगा, तो 0 y माइनस 9 इज इक्वल टू 1 x माइनस 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 प्लस 2। अब ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है x प्लस 2 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2, यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन की शेप देने के लिए हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। अब आते हैं 5 पार्ट को करने।
5 पार्ट में भी हमारे पास वही थ्रू का कंसेप्ट है, तो थ्रू -6 एंड 1 एंड 2 -4। अब यहाँ पे क्या है, आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब जब आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास स्लोप में 2 कंसेप्ट होते हुए एक और फॉर्मूला यूज किया जाता था, और वो क्या होता था, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये हम 8.1 में बेशुमार यूज कर चुके हुए हैं। मैं आपको फिर भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ जो हमने पहले यूज किया था। तो स्टूडेंट्स 8.1 में हमने यहाँ पे m का फॉर्मूला देखा था जब जॉइनिंग लाइंस हो रही थी। लाइंस ज्वाइन ही कर रही है ना, यहाँ पे भी 2 लाइंस बताई गई हैं आपको। तो इसका मतलब है हम m इज इक्वल टू y2 - y1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। असल में ये भी क्या होगी, स्लोप ही होगी। m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हम सबसे पहले कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू मैं देखती जाऊंगी और यहाँ पे पुटिंग करती जाऊंगी। तो ये आएगा m इज इक्वल टू y2 क्या है, -4 माइनस y1 क्या है 1 डिवाइडेड बाय, इसी तरह x2 क्या है 2, तो ये हमारे पास आ गया 2। आगे क्या है, माइनस x1 क्या है -6, तो ये हमारे पास आ गया -6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ गया -5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आ गया 8। आपके पास आंसर क्या आया, -5 डिवाइडेड बाय 8। और ये किसका आंसर है, m का आंसर है। अब हमारे पास स्लोप आ चुकी है। अब वही फार्मूला यूज, आपने वही फार्मूला करना है। जब भी आपके पास थ्रू आएगा तो आपने फार्मूला वही यूज करना है, और वो कौन सा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये जो हमने ये वाला प्रोसेस किया है, ये सिर्फ इसलिए किया ताकि आपके पास क्या आ जाए, m आ जाए। तो m तो हमारे पास आ गया। अब हमने सेम वही सब कुछ देखते हुए इसके अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y किसके इक्वल है हमें नहीं पता, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। माइनस y1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो ये 1 लिखा इज इक्वल टू m किसके इक्वल है, जो हमने निकाला था -5 डिवाइडेड बाई 8, और x हमें नहीं पता, x एज इट इज लिखेंगे। -x 1 किसके इक्वल है, -6 के, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -6। अब 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8y - 1 इज इक्वल टू -5x प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। अब ये -5x जो है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा -5x प्लस माइनस माइनस 6 5 आर 30 इज इक्वल टू, ये आ गया 8y -8, 8 1 आर 8। अब आपने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन के लिए क्या बताया था कि हमेशा x पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को उठा के इधर लेके आएंगे ताकि x क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 30 -8 प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है। अब +30 -8 किसके इक्वल होता है, -22 को, तो ये हम यहाँ पे एंड पे लिखेंगे। तो -22 इज इक्वल टू 0, फिर उससे पीछे क्या लिखते हैं, y का, फिर उससे पीछे x का। तो 8y के पीछे प्लस था, ये मैंने प्लस लिखा, और ये लिखा 5x। इस तरह मेरे पास इसकी इक्वेशन बनी 5x प्लस 8y -22 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं 6 पार्ट को करने। 6 पार्ट में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि 2 जॉइनिंग लाइंस दी गई हैं। तो सेम पहले हम m को फाइंड करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो m के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया था, ये वाला यूज़ करना है। तो इसी फार्मूले को देख के मैं इसको भी सॉल्व करती हूँ। ये आएगा x1, ये आएगा x2, ये आएगा y1 और ये आएगा y2। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा m इज इक्वल टू x y2 क्या है, y2 ही है ना, y2 -1, तो ये आएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 - x1 8 - 2। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8। तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 में से 2 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 6। तो ये आपके पास आ गया 6। तो 2 3 आर 6 और 2 4 आर 8। तो m फाइनल किसके इक्वल आया, 4 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। अब वही फार्मूला हम y - y1 इज इक्वल टू mx - x1 वाला देखते हुए इसको पुट करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है
और इसके अंदर पुटिंग करते हैं। अब ये y एज इट इज लिखा जाएगा माइनस y1 क्या है आपके पास -4, तो ये आ गया -4। इसी तरह आगे आते हैं इज इक्वल टू m आपके पास क्या आया था 4/3 तो वो लिखा। इसी तरह x माइनस x1 मैंने क्या लिखा था 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2। अब 3 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 4 3 जार 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 2 जार 8। अब x यहाँ पे पॉजिटिव है तो 0 इधर छोड़ दें, x वाली सारी टर्म्स यहाँ पे ले आए 4x माइनस 3y माइनस 12 माइनस 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 12 और 8 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट को करने। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वही कंसेप्ट आया है जो हमने इंटरसेप्ट के पढ़ते हुए ये देखा था कि x इंटरसेप्ट क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने x इंटरसेप्ट लेना है तो वहाँ पे x आपके पास जो वैल्यू दी गई होगी वही होगी, लेकिन y वहाँ पे क्या होगा 0 होगा। इसी तरह जब y इंटरसेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे y में x का कोई काम नहीं है, तो x क्या हो जाएगा 0 और y की जो आपको वैल्यू दी गई होगी वो होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले इसको एक लाइन में इक्वेशन बनाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास आएगा, इसकी वैल्यू बनाते हैं, ये क्या वैल्यू बनेगी x की क्या वैल्यू बनेगी x, हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो x इंटरसेप्ट जो है वो x, मैं सिर्फ x लिखूंगी और y लिखूंगी, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये x वाली की वैल्यू और एक y वाली की वैल्यू है। तो x वाले में क्या आ जाएगा -6 और y क्या आ जाएगा 0, और y वाले में y जो है x 0 आ जाएगा और y क्या आपको दिया हुआ है 5। तो ये आपके पास इसकी जो पॉइंट्स हैं वो बन गए। अब आपने वो जो फॉर्मूला देखा था m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, इसमें अब वही दो पॉइंट्स बन गए ना। तो आपने कौन सा फॉर्मूला देखा था y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला था। तो इसको हम पुट करेंगे इसके अंदर इस वाले को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 m इज इक्वल टू 5 y2 5 है ना, तो ये y2 है, मैं आपको लिख भी देती हूँ, ये y2 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है। तो y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है 0 डिवाइडेड बाय, इसी तरह x1 क्या है, सॉरी ये x1 है, x2 है, तो ये x2 है, तो ये 0 माइनस माइनस 6 है, ये आ गया आपके पास आंसर 5 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 6। अब हमारे पास जो m का फाइनल आंसर आया वो क्या आया है 5 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने वही फॉर्मूला देखते हुए इसको यूज करना है। ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया, अब इसके अंदर हम पुटिंग करेंगे, तो ये आएगा y माइनस y1 किधर है, ये 0 इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई 6, ये लिखा। आगे क्या है x माइनस x1 क्या था -6, तो ये आ गया -6। अब हमारे पास क्या है x माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 6 और ये इसके साथ 5 हो जाएगा और ये 6 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6y माइनस 0। यहाँ पे आपके पास जो 6y माइनस 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये आएगा 6y 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 5x, यहाँ पे क्या है प्लस 6 5 आर 30। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव यहाँ पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज करेंगे, ये क्या आएगा 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने x वाली टर्म को भी इसके अंदर पुट किया है तब भी आपका यही आंसर आएगा, और अगर आप इसमें ये पुट करते हैं 0 और 5 तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 7 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब 8 पार्ट की तरफ आते हैं। 8 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया था सारा वही है। आपने स्लोप देखी -1 है, इंटरसेप्ट भी आपको दिया हुआ है और वो 11 है। ऐसे ही है, हमने जो फार्मूला फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था हम वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे।
और वो फार्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही फार्मूला था ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें से हमारे पास स्लोप गिवन है यानी m गिवन है और वो क्या है, -1 है, m इज इक्वल टू -1, और आपके पास c इंटरसेप्ट दिया गया है वो क्या है 11। तो यहाँ पे मैं पुटिंग करूँगी, y इज इक्वल टू m क्या है -1 और x आपको नहीं दिया गया, आपने ऐसे ही लिखा, प्लस c क्या है 11, ये लिखा। अब हम y इज इक्वल टू -x प्लस 1, इसको रीअरेंज किया, -x यहाँ पे देखें माइनस हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा y प्लस एक्स, -11 इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x पहले आ जाएगा प्लस y बाद में आएगा और लास्ट पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपका इसका भी आंसर आ चुका है। सिर्फ आपने याद रखना है जब थ्रू आएगा तब आपने क्या करना है, अगर इंटरसेप्ट दिया होगा तब आपने क्या करना है, और अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दिए हुए हैं दोनों, फिर आपने क्या करना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म व्हेन। अब सबसे पहले तो आपको ये सिमेट्रिक फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, हम पहले इसको समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, जब भी आपने इस तरह की स्टेटमेंट देखनी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा और y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। अगर आपके पास क्वेश्चन में tan थीटा दिया गया है तो आपने क्या करना है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अभी आपको ये फॉर्मूले थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन आप जैसे जैसे ये करते जाएंगे आपको ये फॉर्मूले बार बार आते जाएंगे और फिर आपको फाइनली ये याद हो जाएंगे। अच्छा, तो ये क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, x माइनस x1 डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय sin थीटा। ये आपका फॉर्मूला है जब आपने सिमेट्रिक फॉर्म को देखना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म ही है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक हमारे पास फॉर्मूले में था कि x माइनस x1, पर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब आपको एक x1 दिया जाएगा, ठीक है, x1 वो क्या है, ये x1 और y1 इक्वल है, यानी कि इसमें से x1 जो है वो क्या है -4 है और y1 क्या है 2 है, ऐसे ही है। तो जो आपके पास यहाँ पे गिवन है वो आपने इसके अंदर पुट करना है। और cos थीटा और sin थीटा क्या है, cos थीटा और sin थीटा मैंने अभी आपको बताया कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, इसी के इक्वल होता है। तो उसको देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आया 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो sin थीटा आपके पास क्या आएगा 3 और cos थीटा आपके पास क्या आएगा 4, यही फॉर्मूला बताया था ना। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू आपने tan थीटा से sin थीटा और cos थीटा निकाल ली। अब करते हैं इसमें पुटिंग। तो सबसे पहले हमारे पास x हमारे पास नहीं है, हमने एज इट इज लिखा, माइनस x1 क्या है -4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -4, आगे क्या है इज इक्वल टू y एज इट इज लिखेंगे, माइनस y1 क्या है हमारे पास ये 2, तो हमने ये लिखा 2, आगे डिवाइडेड बाय आपके पास इसमें cos थीटा क्या था 4 और sin थीटा क्या था 3, ये मैंने सारा लिख लिया। अब हम इसको जो हमने इधर करना है प्लस माइनस के साइन चेंज करने हैं वो कर लेते हैं। x माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका आंसर आ चुका है। काफ़ी सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास x1 और y1 दिए हुए हैं। हम ये पहले कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास x1 कहाँ है, तो ये है हमारे पास x1 और ये है हमारे पास y1 एंड थीटा आपको दिया गया और वो क्या है 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको tan नहीं दिया गया, जहाँ पे cos थीटा है फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे आपने क्या लिखना है 30 डिग्री, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम लोग सारी पुटिंग कर लेते हैं। ये आएगा x माइनस x1 क्या था 6, तो ये आया x माइनस 6 डिवाइडेड बाय cos 30 है तो cos 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह इज इक्वल टू y माइनस y1 किसके इक्वल है -6 के डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री आ जाएगा। आपने थीटा की जगह 30 डिग्री को पुट कर लेना। अब आते हैं कैलकुलेटर की तरफ। कैलकुलेटर में हमारे पास cos 30 डिग्री किसके इक्वल आता है, अगर आपने वो लिखना है तो ठीक है, ऐसे रहने देना तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। पहले हम इसकी फॉर्म बना लेते हैं, फिर हम इसकी जो
साइन और कॉस का निकालना है ना, वो कर लेते हैं। तो वो आएगा x माइनस 6 डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गया। अब अगर आपके पास इस तरह आंसर लिखा है तो आप इस तरह लिख लें, वरना अगर आपने कॉस 30 डिग्री लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह आप कॉस 30 निकाल के पुटिंग कर भी सकते हैं। इस तरह काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए आप अगर इतना रहने दें तो ज़्यादा बेटर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म व्हेन। अब आपको नॉर्मल फॉर्म का समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो जैसे हमने सिमेट्रिक फॉर्म के लिए एक फार्मूला यूज़ किया था, सेम वैसे ही हम लोग नॉर्मल फॉर्म के लिए भी एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या है? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। पी क्या है? आपके पास गिवन होगा पी इज इक्वल टू 5। जैसे यहाँ पे पी इज इक्वल टू 5 है और इधर क्या है 10 है, और आपके पास क्या है थीटा यहाँ पे दिया गया और वो क्या है 120 डिग्री। तो ये जहाँ पे साइन थीटा आ गया है कॉस थीटा, वहाँ पे आपने क्या लिख लेना है 120 डिग्री। अब हम लोग पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। एक्स और वाई तो मेरे पास गिवन नहीं है, लेकिन मेरे पास जो गिवन है मैं उनको पहले पुट करूँगी। क्योंकि मैंने आंसर में एक्स और वाई ही लेके आने हैं, इक्वेशन बनानी है ना, फाइंड इक्वेशन, तो इक्वेशन ही फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा क्या है 120 डिग्री यहाँ पे पुट किया, प्लस वाई साइन, इसी तरह थीटा क्या है 120 डिग्री इज इक्वल टू पी क्या है 5, ये यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास cos 120 डिग्री किसके इक्वल होता है हमने ये देखना है। तो कैलकुलेटर पे आप लिखें cos, ये हमारे पास cos और 120 डिग्री, तो आपके पास आंसर क्या आया -1 डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2, एक्स -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई, साइन को देखते हैं साइन का क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 120 डिग्री और आंसर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। अभी सारा कुछ लिख लिया। अब x को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्या आंसर आएगा -1 डिवाइड बाई 2x प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू 5। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास एलसीएम में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, इन सब को बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, किसके साथ 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे मैं जो इंफॉर्मेशन है वो लिख रही हूँ ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 2 के साथ, प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 वाई को भी मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 2 के साथ, 5 को भी मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रहेगा क्या -x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 10, यही ना। अब x देखें क्या हो रहा है माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे सारी की सारी वैल्यू उठा के इधर लेके जानी पड़ेगी। तो मैं ये सारी इधर लेके आऊंगी और मेरे पास क्या आंसर आएगा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा, बाकी सारा का सारा इधर आएगा। x माइनस के रूट 3y इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे 10 है ना, ये 10 इधर ही रहेगा, क्योंकि इधर ही रहेगा तो ये इसकी जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा +10। ऐसे ही है कि 0 उधर चला गया। अब 0 को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा x माइनस के रूट 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया था जो हमने इसके अंदर यूज़ करना है। अब मैं इसकी पुटिंग करती हूँ, ये क्या है x कॉस, अब यहाँ पे देखें tan थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब आपने बताना है कि tan थीटा कब 1 के इक्वल होता है। तो कैलकुलेटर पे मैं चेक करूंगी कि अगर मैं tan को 45 डिग्री के साथ लेती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है 1, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री ये दोनों इक्वल आएंगे किसके 1 के इक्वल ही आएंगे जब मैं क्या करूंगी इनको डिवाइड करूंगी। तो इसका मतलब है मैं इस cos के आगे क्या लिखूंगी 45 डिग्री लिखूंगी।
तो ये आएगा 45 डिग्री प्लस y 45 डिग्री इज इक्वल टू p किसके इक्वल है 10 के इक्वल, तो ये यहाँ पे लिख लिया। अब x आपने देखना है cos 45 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। आपको बुक के पीछे एक टेबल बना के दिया गया होगा, उसमें सारे आपके पास लिखे होते हैं कि cos 45 किसके इक्वल होता है, sin 45, tan 45 तीनों लिख के दिया गया। ये सारा टेबल बना हुआ है, वो आप याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह अगर आपको याद होगा तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। प्लस y 45 ये sin 45 डिग्री, यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिखा, तो sin 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, सेम 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने अगर इसको एलसीएम में देखा तो स्क्वायर रूट 2 आया, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग स्क्वायर रूट 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये x यहाँ पे x 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये किससे सारा होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 से, इसी तरह प्लस यहाँ पे क्या है y, तो ये y 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ स्क्वायर रूट 2 के साथ, इसी तरह 10 भी मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा क्या x प्लस y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट, सॉरी ये आप देख सकते हैं 10 स्क्वायर रूट 2। अब ये इक्वेशन बनानी है, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 10 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, आपको सारे समझ आ चुके होंगे। तो यहाँ तक हमारे आज की वीडियो थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर पार्ट्स को कंप्लीट करते हुए अपनी एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आपको फिर बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें, और इसी तरह हमारे चैनल को ग्रो करवाएं ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें और वो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी हों। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।